नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ एस्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। लोकसभा में 3 अहम आज बिल पेश किए गए, जिनमें संविधान संशोधन बिल भी शामिल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरह के बिल क्यों पेश किए गए? क्या ये बिल विपक्षियों को टारगेट करने के लिए पेश किए गए हैं लोकसभा में, या फिर अपनी पार्टी के भीतर और अपने सहयोगी दलों के भीतर डर कायम करने के लिए? ये जो टाइटल आपने हमारा पढ़ा, ऑपरेशन डर, आज इस पर चर्चा करते हैं। असल में केंद्र सरकार जो है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनका जो पूरा पॉलिटिक्स करने का तरीका है, उस वो डर के इर्द-गिर्द घूम रहा है। पिछले कई दिनों से हम लोग देखते हैं कि जो भी विरोधी व्यक्ति, विरोधी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इंडिपेंडेंट वॉइस हो, उसको शांत करने के लिए ईडी, सीबीआई या पुलिस का सहारा लिया जाता है। और एक डर कायम करने की कोशिश लंबे समय से की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उसको कड़ाई के साथ डील किया जाएगा। मतलब ऑपरेशन डर चल रहा है। राहुल गांधी शायद उसी ऑपरेशन डर के खिलाफ काम करते हुए दिख रहे हैं। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी सदन के भीतर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर जब उनसे सवाल पूछते हैं, तो वो यही कोशिश करते हुए दिखते हैं कि लोगों के ज़हन से ये डर खत्म हो। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने कुछ रोज पहले कार्यकर्ताओं को भाषण देते हुए कहा था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हव्वा नहीं है, ये सब मीडिया का क्रिएट किया हुआ एक माहौल है, डरने की जरूरत नहीं है, मतलब फियरलेस। अब मैं आपको ले चलता हूं 100 बरस पहले, साल 1915। उस वक्त 1915 में एक घटना घटी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और उन्होंने जो बात कही वो क्या कही? बी फियरलेस, अंग्रेजों से मत डरो। वो चंपारण गए, अंग्रेजों की अलग अलग जेल में गए, अलग अलग कोर्ट्स में गए, और उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा और मैं डरूंगा नहीं। और यही संदेश उन्होंने हिंदुस्तानियों को दिया, डरने की जरूरत नहीं है। मैं महात्मा गांधी और राहुल गांधी के बीच कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं इन दोनों को बिल्कुल बराबर नहीं आंक रहा हूं, क्योंकि महात्मा गांधी के बराबर कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं केवल दो अलग अलग हिस्सों को आपके सामने अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर रख रहा हूं। जिस तरह का माहौल इस देश में डर कब बनाया गया है कि विपक्षी पार्टीज हैं, या तो उनको डरा दिया जाएगा, उनको तोड़ लिया जाएगा, या उनको जेल में ठूंस दिया जाएगा। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके नेताओं को जेल में भेज दिया गया? कितनी आजाद आवाजें हैं, कितने पत्रकार हैं, या कितने सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनकी आवाज बंद करने के लिए उनको डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो लोग खड़े रहे और उन्होंने बुलंदी के साथ हर डर का सामना किया। क्या नरेंद्र मोदी सरकार डर को अपना हथियार बना रही है और उन लोगों की आवाजों को शांत करने की कोशिश कर रही है जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं? और क्या ये जो बिल पेश किए गए हैं, ये उसी कड़ी में है? क्या ये जो बिल, 3 बिल जो पेश किए गए हैं, जिनमें एक संविधान संशोधन है, जो आपने सुना होगा, ये बिल जो लेके आए गए हैं कि अगर किसी सांसद को, माफ कीजिए, किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को अगर 30 दिन तक हिरासत पुलिस अपने गिरफ्तार करती है, तो जेल में रखती है, तो क्या उनको उनको उसके बाद स्वतः अपने पद से या तो इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर 30 दिन के बाद हटा मान दिया जाएगा? क्या ये भी एक किस्म का डर कायम करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर विपक्षी दलों में, और उससे भी ज्यादा एनडीए के घटक दलों में और अपनी पार्टी के भीतर जो पदाधिकारी हैं उनके अंदर? क्या विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है, या फिर विपक्ष केवल बहाना है
अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री या आरएसएस असली निशाना है? अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर खत्म होता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से डर को अपना हथियार बनाया और जिस तरह राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर बार-बार, आप पहला भाषण याद कीजिए जब वो नेता प्रतिपक्ष बने, 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ और उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उसके बाद जब भी मौका मिलता है, तो वो संसद में ये दिखाने की कोशिश और अभय मुद्रा की बात उन्होंने कही, याद कीजिए आप। उन्होंने कहा कि अभय मुद्रा जो किसी से ना डरता है, ना डराता है, ये बात उन्होंने कही। तो क्या अब राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और वो बार-बार सबको यही बात कहते हैं कि डरिए मत, डराइए मत और हमें संविधान है जो हमारी रक्षा करता है। किसी भी नेता से, किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं। तो क्या जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो ये मान रहे थे कि उनका डर कायम है और उनका डर अब कहीं खत्म होता जा रहा है, उसी डर को रिवाइव करने के लिए, उसी डर को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए इन कानूनों को लाया गया है। विपक्ष का कहना है कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं, ये रोलट एक्ट जैसे हैं। याद कीजिए वो 1919 का दौर, हिंदुस्तान की आजादी से करीब 30 बरस पहले का वो भारत, जब अंग्रेज हुकूमत रोलट एक्ट लेकर आई थी और उस एक्ट के विरोध में लोगों ने एक अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन किए थे और वो एक्ट जो था वो कहता था कि सस्पिशन के आधार पर अगर पुलिस को किसी पर सस्पिशन है यानी कि शक है, तो उसको बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत था, उसके खिलाफ वो एक्ट था। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि हर कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए और ये नेचुरल जस्टिस का बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या इस कानून में जो कानून सरकार लेकर आ रही है, जिसको जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट को भेजा गया है, क्या इसमें नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत काम करता है? क्या एक व्यक्ति जो अभी आरोपी साबित हुआ है, जो अभी अपराधी घोषित नहीं हुआ है, जिसको कोर्ट ने अभी तक कोई सजा नहीं दी है, क्या ये कानून उसको कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित करने से पहले सजा नहीं दे रहा है? क्या एक व्यक्ति अगर 30 दिन तक पुलिस की गिरफ्तारी में है या किसी केंद्रीय एजेंसी की गिरफ्तारी में है और 31 के दिन या 32-33 दिन के बाद अगर उसको जमानत मिल जाती है, तो क्या वो व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और इस बीच अगर उसने अपनी ज़िम्मेदारी या अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है? और वो भी तब की हालात हैं, जब अगर हम लोग बात करें तृणमूल कांग्रेस की। ममता बनर्जी की पार्टी आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसमें सबसे बड़ी ताकत कोई अगर है, जो पार्टी को एक साथ एकजुट रख रही हैं, तो वो ममता बनर्जी खुद है। अब आप तसव्वुर कीजिए अगर ममता बनर्जी जेल चली जाएँगी, तो उनकी पार्टी को कौन सँभालेगा? और एक बात और है, अगर मुख्यमंत्री जेल चले जाएँगे तो इसका मतलब है कि और मुख्यमंत्री ने अगर रिज़ाइन किया तो पूरा कैबिनेट डिसॉल्व हो जाता है। मतलब पूरी मंत्रि परिषद का, कैबिनेट का नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसका इस्तीफ़ा माना जाता है। तो अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो आपको लगता है कि उनकी पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्या स्टालिन की पार्टी एक साथ रह पाएगी? और ये तमाम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है। तो क्या उनके अंदर डर बनाने के लिए, उनके अंदर भय पैदा करने के लिए ये कानून लेकर आया गया है? या फिर जो एनडीए के घटक दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी या जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, एन रंगास्वामी की पार्टी, क्या इनमें डर भय पैदा करने के लिए कानून लाया गया है? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विपक्षी गठबंधन या विपक्ष के लोग इस पर विचार करेंगे ऐसा नहीं है।
इस पर विचार करने की जरूरत विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के साथ-साथ सत्ता पक्ष में शामिल एनडीए गठबंधन के लोगों को भी उतनी ही है, क्योंकि ये सवाल सबके लिए एक जैसा मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।